आज के वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अध्ययन करेंगे। किरचॉफ्स लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। इसका सबसे बड़ा यूज़ है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को पता करना। इलेक्ट्रिकल सर्किट कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, इसकी मदद से करंट डिस्ट्रीब्यूशन को पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। किरचॉफ्स लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली इलेक्ट्रिकल करंट्स का अलजेब्राइक सम 0 होता है। जैसे ये किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये जंक्शन पॉइंट है, इधर से ये करंट I1 आ रही है, इधर से ये करंट I2 जा रही है, यहाँ पर I3 जा रही है और इधर से I4 करंट आ रही है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस जंक्शन पर I1, I2, I3 एंड I4 चार करंट्स इस जंक्शन की तरफ से जा रही हैं। अब जो जंक्शन की ओर करंट जा रही है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, वो निगेटिव लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में I1 हमारा प्लस होगा क्योंकि करंट I1 जंक्शन की ओर जा रही है। I2 करंट जंक्शन से आउट जा रही है बाहर की ओर, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर I3 भी बाहर की ओर जा रही है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। और करंट I4 जंक्शन की ओर जा रही है, ये प्लस होंगे। और इन सब का अलजेब्राइक सम हुआ 0। तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये हुआ। यानी I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी करंट जंक्शन की ओर जा रही हैं उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जा रही है। यानी इस जंक्शन पॉइंट पर कोई भी करंट कलेक्ट नहीं हो रही है, न यहाँ से कुछ जुड़ रहा है न यहाँ से कुछ हट रहा है। जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ्स का पहला स्टेटमेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज को ना तो हम इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, ये करंट जा रही है, ये करंट आ रही है, दोनों बराबर हैं। यानी आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट है। इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को एक्सप्रेस करता है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। किरचॉफ का सेकेंड स्टेटमेंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का अलजेब्राइक सम उस पर लगाए गए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। कैसे, आओ इसको देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। हम इसमें किरचॉफ का सेकेंड स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से करंट चलेगी इस डायरेक्शन में जो कि ऐसे आएगी, यहाँ पर करंट चलेगी और फिर ये दोनों करंट मिलकर के इधर आएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर करंट I1 है और ये करंट I2 है, और यहाँ पर जो करंट आएगी यहाँ पर I1 प्लस I2, यानी रेजिस्टेंस R3 में करंट I1 और I1 प्लस I2 होगी। अब किरचॉफ लॉ को हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन में हम I और R का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेते हैं और करंट की डायरेक्शन में E भी पॉजिटिव होता है। इसके अपोजिट
करंट यानी कि करंट के फ्लो के अपोजिट चलते हैं तो निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट हुआ I1 R1, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में है, इधर करंट जा रही है और हम इधर अप्लाई कर रहे हैं I1 R1। अब हम जब इधर चलेंगे तो देखते हैं कि करंट इधर जा रही है, ये डायरेक्शन में है, और हम इधर जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस हुआ क्योंकि हम अपोजिट हैं। तो माइनस करेंगे I2 R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं कि E1 ये पॉजिटिव है और इधर हम इधर चलते हैं तो E1 पॉजिटिव है, और जब हम लौट करके यहाँ पे आएंगे तो देखिए करंट इधर है और हम इधर जा रहे हैं तो ये निगेटिव हुआ, यानी E1 माइनस E2 यहाँ पर ये लगेगा। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलने पर I और R का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेते हैं। देखिए हम इधर चल रहे हैं तो I और R हमारा पॉजिटिव हुआ, यानी I1 R1 हुआ। जब हम घूम करके इधर आते हैं R2 के पास तो R2 में करंट इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टी दिशा में है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा I2 R2। अब EMF पर आते हैं, इज इक्वल टू ये वाला जो EMF है E1, इसकी डायरेक्शन इधर है और हम इधर ही जा रहे हैं। फिर जब हम लौट करके E2 पर आते हैं तो E2 की डायरेक्शन इधर है और हम इधर जा रहे हैं, यानी उल्टा है, तो E1 माइनस E2 हुआ। अब हम इस वाले सर्किट में आते हैं और यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन हमने अपनी स्वेच्छा से चुन लिया है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, तो I2 और R2 का प्रोडक्ट हमारा हुआ प्लस। अब हम जब इधर चलते हैं तो देखते हैं कि करंट हमारी जो है इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी उल्टा हुआ, तो यहाँ भी हम माइनस कर देंगे, माइनस I1 प्लस I2 और R3। अब ये EMF हुआ E2, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको प्लस लेंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन भी इधर है और E2 में करंट की डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए E2 प्लस हुआ। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। इस तरह से किरचॉफ का सेकेंड स्टेटमेंट को हम इस तरह से अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू को हम पता कर लेते हैं। ये तो हमारा किरचॉफ लॉ रहा। अब हम आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का। अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हों, उनको हम किसी पैरेललोग्राम की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें। जैसे एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है 2, एक ये है 3 और एक 4 रेजिस्टेंस हुआ, A, B, C और D। ये पैरेललोग्राम के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये मान लीजिए R1 है, R2, R3, बल्कि P, Q, S में ले लें, लेट इट बी P, Q, ये R है और ये S है। ये पैरेललोग्राम के द्वारा P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस को उनके साइड्स के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो डायगोनल BD है यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और जो AC डायगोनल है इसमें हम लगा देते हैं एक सेल। ये इसका EMF है E। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया। फिर से बता दें, यहाँ पर P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस हैं जिसको पैरेललोग्राम के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस पैरेललोग्राम के डायगोनल BD पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, और जो हमारा दूसरा डायगोनल है AC उस पर एक सेल लगा दिया गया है E। अगर करंट फ्लो कराने पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज हमारा बैलेंस है।
अगर जी में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ये ब्रिज जो है बैलेंस ब्रिज कहा जाता है। इस कंडीशन पर P/Q इज इक्वल टू R/S, यानी किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो है वो दूसरे के बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए इसमें करंट आई जा रही है, यहाँ पर एक करंट I1 हुई और इसमें हुआ I-I1। अब ये करंट I1 जाएगी, चूँकि ब्रिज बैलेंस है तो इधर करंट नहीं आएगी और यहाँ पर ये करंट I1 इधर से जाएगी और इधर C पर आ जाएगी। जो I-I1 करंट है वो A से D की ओर होते हुए C पर आएगी और फिर ये दोनों करंट मिलके इधर आ जाएंगी I। ये करंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं ABDA में। जो ABDA है, ABDA में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो देखते हैं I1, मान लीजिए हमारी डायरेक्शन ये है तो I1 और P करंट की डायरेक्शन में है, यानी I1 और P का प्रोडक्ट करंट की डायरेक्शन में है तो इसको हम प्लस लेंगे I1P। अब हम यहाँ होते हुए इधर चलते हैं तो करंट के बिल्कुल अपोजिट में है, हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर जा रही है, इसलिए निगेटिव हुआ माइनस I-I1 और R। चूँकि ABDA में कोई सेल तो है नहीं इसलिए जीरो हुआ। अब हम इस सर्किट में आते हैं BCDB में, BCDB में तो देखते हैं यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ भी I1 होगी। अब I1 और हमारे प्रोडक्ट की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि करंट भी इधर जा रही है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट हुआ I1Q, वो पॉजिटिवली आ जाएगा क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में हैं। फिर हम इधर आते हैं तो देखिए हम इधर जाते हैं और करंट इधर जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा I-I1 और S। अगेन BCDA में कोई सेल नहीं है और ये हमारा हुआ जीरो। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम ऐसे ले सकते हैं I1P इज इक्वल टू I-I1R। सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I-I1S। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इससे ये खत्म हुआ और I1 से I1 खत्म हुआ, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ P/Q इज इक्वल टू R/S। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है, मानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर होगा। अब इसमें अगर P, Q, R तीन रेजिस्टेंस हैं मालूम हो तो चौथा रेजिस्टेंस जो S है वो इसकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं। आइए हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसे और क्लियर करते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया गया है, इसमें हमें X पता करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 4 ओम और 12 ओम में कितनी करंट होगी इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन को देखते हैं। ये हमारा सेल है, करंट इस डायरेक्शन में चलेगी I। यहाँ से आने के बाद इस जंक्शन पर दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तो इसमें सपोज कीजिए I1 करंट जाती है और इसमें I2 जाती है। अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस, ये ब्रिज हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो इसके लिए अभी जो हमने कंडीशन बताई है कि इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर है तब तो ठीक है,
लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ये ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस है, ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो चूंकि ये ब्रिज बैलेंस है तो 3/6 इज इक्वल टू x/12, यानी इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, यानी 3/6 इज इक्वल टू x/12। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x इज इक्वल टू 3 × 12, तो x हुआ 3 × 12/6, ये कट गया 2 और आंसर आया 6 ओम, यानी हमारा जो x है वो कितना है, 6 ओम है। अब हम करंट के बारे में चलेंगे, इसमें करंट कैसे निकाली जाए। तो ये हमारा x हुआ 6 ओम, x हुआ 6 ओम। अब हम देखते हैं कि जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ भी आएगी, यानी ये करंट AB से होते हुए C पर पहुँचेगी और AD से होते हुए C पर पहुँचेगी, यानी ये I1 होगा और ये I2 होगा। अब इसका हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि जो करंट ये और ये दोनों में सेम करंट है, इसलिए ये सीरीज में हुए हैं, तो लिखेंगे RAC इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9 ओम, क्योंकि AB और BC ये दोनों सीरीज में हैं। इसी तरह से इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये तुम्हारा हुआ ABC, अब निकालेंगे RADC, यानी ये हमारा पाथ होगा ADC। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों ही सीरीज में हैं क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट हुआ 6 + 12 इज इक्वल टू 18 ओम। अब ये वाला जो RBC है और RDC है, इन दोनों में करंट अलग अलग है, RBC में I1 है और ADC में I2 है, दोनों में करंट अलग अलग है, इसलिए RABC और RADC ये दोनों हमारे हुए पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो R इक्विवेलेंट हुआ RABC × RADC अपान RABC + RADC, यानी कि 9 × 18 अपान 9 + 18, ये हुआ 27 ओम। यानी हमारा हुआ 6 ओम। हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ABCD का। अब यहाँ पर नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको भी कंसीडर करना होगा, तो क्या होगा, हमारा R इफेक्टिव हुआ, यानी ये 6 ओम और ये नीचे लगा हुआ 4 ओम, तो ये हुआ 10 ओम। अब ये पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। अब हम निकालते हैं टोटल करंट, चूंकि V = IR, ओम्स लॉ, V हमारा है 10 वोल्ट और I हमें फाइंड करना है, R हम निकाल चुके हैं 10 ओम, तो हमारा I हुआ 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी जो हमारी करंट I है ये 1 एम्पियर की होगी, यानी I = 1 एम्पियर, ये करंट हुई। अब इसको हमें इस पॉइंट पर I1 और I2 में डिवाइड करना है, आइए डिवाइड करते हैं। क्योंकि ABC और ADC पैरेलल में है तो इनका वोल्टेज सेम होगा, यानी VABC = VADC, ये दोनों बराबर होंगे, इस डायरेक्शन का वोल्टेज और इस डायरेक्शन वोल्टेज।
यहाँ पर वोल्टेज होगा 9I1 और यहाँ पर होगा 18I2 और इन दोनों का सम यानी I1 प्लस I2 होगा 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर की करंट चलेगी वही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इन दोनों का सम हुआ 1 एम्पियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से I1 इज इक्वल टू 2I2। अब इस इक्वेशन में I1 की जगह पे हम 2I2 लिखेंगे, तो 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 और 3I2 इज इक्वल टू 1, तो I2 हुआ 1/3। अब I1 देखते हैं। यहाँ पर I1 हमारा है 2I2। अब I2 की वैल्यू को यानी 1/3 I2 की जगह पे लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2/3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, करंट इन 3 ओम, तो 3 ओम में I1 है 1/3, फिर 4 ओम यहाँ पे है यानी I हमारा कितना आया है 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर हुई, और 12 ओम में हुआ 2/3। इस तरह से यहाँ 3 ओम में 1/3 एम्पियर, 12 ओम में 2/3 एम्पियर और जो 4 ओम है ये 1 एम्पियर करंट हुई। किरचॉफ लॉ को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। कल हम फिर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एनालिसिस करेंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना न भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी किरचॉफ लॉ के द्वारा हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एनालिसिस कर पाएंगे। और देखने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें।